सो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे थर्ड पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, जिसमें हम इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं। एंड इसके अलावा हमने 2 पार्ट्स इसके कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंप्लीटली कर चुके हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी स्टीरियोमेरिज्म का सेकंड पार्ट, ऑप्टिकल आइसोमर, और उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। और ये वीडियो थोड़ा सा शायद लंबा हो जाएगा, बट इसके अंदर हम लोग वो खत्म कर देंगे। सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है? कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव व्हेन इट इज ए डिससिमेट्रिक। यहाँ पे सिमेट्री का खेल हम लोग अभी बहुत ज़्यादा देखेंगे, और देखेंगे कि सिमेट्री कितना मैटर करता है ऑप्टिकल आइसोमर के लिए। तो अब देखो, कंडीशन क्या होता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तीनों चीज़ ना एब्सेंट होनी चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले तो हम लोग को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, या फिर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो व्हाट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री? हमको ऐसा प्लेन ढूंढना है जिसकी सहायता से मैं क्या करूँ, उस मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में बांट दूं। अब ये हमेशा याद रखना कि बराबर ही होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। एक और तरीका होगा कि हम क्या करें, इसको इस तरह से काट दें, यहाँ से है ना, ये वाला इस प्रकार से काट दें, तो इसमें हमारे पास दो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन लगा होता तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, क्योंकि इसको काटने पर मॉलिक्यूल डिफरेंट आ जाते हैं। तो ऐसा प्लेन जिसको जो मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में या फिर दो सिमिलर भागों में बांट देता है, ऐसे करके अगर प्रेजेंट है तो अ, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में। बट अभी हम लोग को सबसे पहले समझना है कि अब प्रेजेंट है या नहीं है। अब जैसे ये हो गया, इसमें भी हमारे प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है, तो ये बात तो हम लोग ने समझ लिया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो हम लोग अभी देखेंगे आगे चल के, जो कि सारे इंटरेस्टिंग है और इजी पीजी लाइक है सारी चीज़, तो जल्दी फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिमिलर चीज़ है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है कि ऐसा सेंटर जहाँ से मतलब एक तरह से सारे मॉलिक्यूल्स की दूरी सेम है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ से इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन की दूरी सेम होगा, क्लोरीन क्लोरीन की दूरी सेम होगी। सो दैट इज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री। और या अब आगे देखते हैं, जैसे इसमें भी देख लिया जाए कि यहाँ पे हमारे पास है सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं, चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये क्लोरीन देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों भी सेम साइड में आ जाएंगे और ये दोनों भी सेम साइड में आ जाएगा। बट ये दोनों की दूरी जो है वो जो है क्या होगी, डिफरेंट आ जाएगी, है ना। दोनों की दूरी डिफरेंट आ जाएगी, जिसके कारण अगर वो पीछे होता तो सेम सिमिलर आ जाता। इसीलिए यहाँ पे सी यू एस जो है वो क्या, अब्सेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, अब्सेंट है। ऑल राइट, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं विद अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इफ कंडीशन ए एंड बी अब्सेंट देन इट इज आल्सो अब्सेंट। ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि ऐसा एक्सिस जिसपे जिसकी जहाँ से सारे मॉलिक्यूल्स की दूरी, मतलब अगर हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे होता है वैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता है कि उससे जितने भी सिमिलर मॉलिक्यूल है उसकी दूरी क्या है, सेम हो, है ना। सो दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हो जाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हो जाएगा। नाउ ये सब हम लोग को पढ़ना इसीलिए पड़ रहा है ताकि हम लोग समझ पाए इस कायरल कंपाउंड्स के बारे में। तो कायरल कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स वेयर there is absent of plane of symmetry, plane of center of symmetry and alternating axis of symmetry। तो कायरल कंपाउंड उसको बोलते हैं। और कायरल सेंटर किसे कहेंगे, तो कायरल सेंटर बोलेंगे वही कायरल कंपाउंड का। और उसको पता करने का क्या होता है कि एनी sp3 एटम अटैच टू 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स। और ये हमेशा याद रखना कि सबसे sp3 होनी चाहिए, ना कि sp2 कुछ भी नहीं चलेगा, sp3 ही होनी चाहिए। सो यार वी हैव वन, है ना, यहाँ पे दो हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी बात कर ले तो देखो यार, sp3 होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि ये वाला भी होना चाहिए था ना, बट यहाँ पे क्या sp2 हो जाता है। तो sp3 होना चाहिए एंड या 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये सब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। आगे बढ़ते हैं, केसेस इन विच ऑप्टिकली एक्टिव इज प्रेजेंट इन अब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर। तो क्या बोल रहा है कि इन विच ऑप्टिकली एक्टिव प्रेजेंट इन अब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर। अगर कायरल सेंटर इन अब्सेंस है तो कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट है, देखते हैं। क्यूमुलिन्स हो गया, स्पाइरल्स हो गया, साइक्लो एल्काइडाइंस हो गया, ओ ओ डाइस सब्स्टिट्यूटेड बाय फिनाइल। तो ये सब कुछ है कंपाउंड्स, है ना। तो देखो यार, अब क्यूमुलेंस के ऊपर बढ़ते हैं। तो क्यूमुलेंस में सबसे पहला आता है ऑड क्यूमुलेंस, दूसरा आता है हमारे पास इवन क्यूमुलेंस। अब ऑड क्यूमुलेंस के बारे में समझे तो ऑड, अब यहाँ पे देखो यार क्यूमुलेंस, अच्छा कार्बन की संख्या देखो, 1 2 एंड 3, तीन कार्बन ऑड है। अगर ऑड कार्बन है तो ये ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होगा। तो नो पीओएस, नो सीओएस। अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा इसका मतलब क्या होगा कि ना ही वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा।
इवन क्यूमुलेंस की बात करें तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 हमारे पास क्या है इवन हो गया। तो ये क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट होता है। इसका मतलब कुछ समझे, इसका मतलब ये हो जाएगा अगर नो पीएस है तो इसका मतलब वो कायरल कंपाउंड है। अगर इसका ये मतलब हो गया कि ऑड क्यूमुलेंस है तो वो कायरल कंपाउंड हो सकता है। अगर इवन क्यूमुलेंस है तो उसमें कायरल कंपाउंड पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे पीओएस प्रेजेंट होते हैं। नाउ कमिंग टू द एस्पाइरिन्स, एस्पाइरिन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो यार ऐसा कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये तो पीछे की तरफ वेज डैश ये ग्राफ फिगर है। तो ओके ठीक है। अब देखो यहाँ से ना यहाँ पे भी वेज डैश बन जाता है, यहाँ पे भी वेज डैश बन जाता है। तो ये क्या होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब देखो ये वाला है ना, इसको ना आप क्या कर सकते हो कि क्यूमुलेंस के रूप में दर्शा दो और फिर कंपेयर करो। देखो कैसे करेंगे कि फर्स्ट कन्वर्ट इनटू क्यूमुलेंस देन फॉलो द सेम रूल। अब जैसे हमारे पास एस्पायरेंस आ जाएंगे तो इसको भी सेम वैसे ही कर लो, इसमें कन्वर्ट कर लो एंड देन यू कैन चेक दैट द सेम रूल कि अगर ऑड क्यूमुलेंस है तो वो क्या होगा, एक्टिव होगा ऑप्टिकली, अगर इवन क्यूमुलेंस है तो इनएक्टिव होगा। एंड उससे हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री का पता कर सकते हैं। तो दैट इज थिंग्स भी आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो इसको भी आप कन्वर्ट कर लो इसके अंदर, यहाँ पे हो गया 4 इवन क्यूमुलेंस, इसका मतलब ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। सो अब आते हैं साइक्लो एल्काडाइंस पे। साइक्लो एल्काडाइंस ग्रुप्स में क्या है देख लेते हैं। अब देखो ये वाला, इसको सेम चीज रूल वही अप्लाई करेंगे कि ये स्पाइरल्स है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे इसके अंदर एंड ऑड क्यूमुलेन हो गया, इसका मतलब क्या ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। नाउ कमिंग टू द D1, सो ओ ओ डैश डिस्प्यूटेड बाय फिनाइल। तो क्या है, अब देखो ये वाला चीजें हो गई। तो ये बेसिकली ना देखो यार, ये जो आप लोग देख पा रहे हो ये प्लेनर नहीं है, प्लेनर नहीं है। ये बेसिकली कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्चुअली में ऐसा होता है, ये तो हो गया ये, और ऐसा कुछ, और एक होता है आ, ऐसे, ये एक दूसरे प्लेन में होता है। ठीक है, ये अगर मान लेते हैं वाई का है तो ये हमारे पास जेड का होगा। ठीक है ना, ऐसे करके होते हैं। तो ये अलग अलग प्लेन का होता है और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है ना, ये क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। सो अब ये भी आप लोग देख सकते हो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, घूम जाता है तो सिमेट्रिकल नहीं रहता है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ काम करें। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ कायरल सेंटर को पता करने के करते हैं, है ना। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा ठीक है, ये कायरल सेंटर को पता करते हैं। ठीक है देखो, ऑल फोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर गिवन रैंक 1 टू 4, 1 2 3 4 हम लोग करते हैं और अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। अब सीआईपी रूल क्या है अब देखते हैं। अब जैसे कि देखो, अब जैसे देखो हम लोग को क्या करना है, जैसे कि सबसे हायर वाले को पहले रैंक 1 देना है, 2 देना है, ऐसे करके। तो 1 ये आ गया, फिर आता है देखो सबसे लास्ट सबसे छोटा वाला कौन है चूज करो कौन है। सबसे छोटा वाला मेरे यहाँ से फ्लोरीन है तो 4 इसको दिया, 3 इसको दे दिया, 2 इसको। ठीक है, तो अब बताओ किस तरफ से जा रहा है। तो 1 2 ऐसे घूम रहा है। अब वो मतलब 1 2 से स्टार्ट करना है, जिधर जा रहा है उधर घुमा दो, तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करना है, वही रूल सीआईपी रूल होता है कि जिसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर है वो, अब ऑब्वियसली अब यहाँ पे अगर सेम आ जाता है कार्बन कार्बन तो फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन को चेक करेंगे, फिर हेड सेम भी आ रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन फिर से सेम करेंगे, फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन आ जाता है तो उस दोनों में फिर है ना वही चीज़ करना है सीआईपी रूल। तो देखो यार, अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको एस नाम दे दो, अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो आर नाम दे दो। इफ एटम लोएस्ट प्रायोरिटी रैंक 4 है ना, वो चीज़ तो हम लोग समझ ही लिए हैं। तो वो हम लोग को अब समझ ही चुके हैं कि अब देखो ये 1 2 3 4 ऐसे ही नाम दे दो। तो 1, देखो 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 देखो, if atom of lowest priority for rank in horizontal position then absolute configuration is reversed। एब्सोल्यूट, अब क्या बोल रहा है एक चीज़ ये हमेशा याद रखते हैं। अब देखो ये वाला तो हो गया। अब वो क्या बोल रहा है कि एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी है ना, लोएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे हॉरिजेंटल में अगर आ जाता है तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसको आर एस होना चाहिए था। देखो ये क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज के लिए हमने क्या देखा था, अच्छा सॉरी ये क्लॉकवाइज है क्या, नहीं सर ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग क्या देखा था, एस होता है एंटी क्लॉकवाइज के लिए, बट यहाँ पे क्या होगा आर होगा। अगर हॉरिजेंटल में 4 आ जाता है, हॉरिजेंटल में 4 आ जाता है तो ऐसे करके हम लोग को करना पड़ेगा। अब देखो यार, है ना, अगर हॉरिजेंटल में सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी क्या होती है, रैंक 4 होती है, तो वो आ जाती है तो हमको आर उसको कॉन्फ़िगरेशन में नाम देना पड़ेगा। ये रूल है तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। अब हम लोग को ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर भी टाइप पढ़ने हैं। सो दैट्स आर टू टाइप्स, एक होता है इनैंसियोमर्स और एक होता है डायस्ट्रियोमर, है ना। एक होता है इनैंसियोमर और एक होता है डायस्ट्रियोमर। तो वो हम लोग भी देख लेते हैं। इनैंसियोमर क्या होता है, तो दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, दे हैव ऑप्टिकली रोटेशनल इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, सो अभी हम लोग ने देखा था आरएस कॉन्फ़िगरेशन, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। सो 1 2 3 4 हमने दे दिया और सिमिलरली इसका मिरर इमेज ये बन जाएगा। तो बी इज इनएंसियोमर्स, अच्छा तो ठीक है ना, मतलब बस पलट गया उधर आ गया तो इनएंसियोमर्स हो जाएंगे। ओके, तो ऑप्टिकली है ना, अब सिंपली बोलो ना उसका मिरर इमेज जो बनेगा कंपाउंड का
उस वो जो आइसोमर बन रहा है ना, तो वो दोनों एक दूसरे के इनेंसियोमर्स कहलाते हैं। एज सिंपल एज दैट, आर एन एस आर इनेंसियोमर्स ऑफ ईच अदर, एज सिंपल एज दैट। डायस्टियोमर्स, देखो डायस्टियोमर्स क्या होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट होते हैं इसके। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अब देखते हैं इसको भी थोड़ा सा, मतलब नॉट कॉम्प्लिकेटेड। अब जैसे देखो 1 2 3 4 हम लोग ऐसे करके नाम दे देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे। उसके बाद इसके लिए अलग बनाओ और इसके लिए अलग बनाओ। तो देखो 1 के, तो जिसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर है उसके हिसाब से डालो। तो हाँ, तो यहाँ पे सिंपली तुमको क्या करना, रोटेशनल से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो दूसरे नंबर पे क्या है, आर है, तीसरे नंबर पे भी क्या है, सेम ही चीज़ आर ही है। इसको भी सेम ही चीज़ है ना, और सीधी सी बात है, एक इसको देंगे, इसको दो देंगे, तो ऐसे करके घूम जाएगा, ये भी ऐसे करके घूम रहा है, तो दोनों आर ही है। और इसकी बात करें, इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो दोनों एस और 3s बन रहा है, तो ये डाइस्ट्रियोमर्स आ जाएंगे। देखो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग चेकआउट कर सकते हैं। देखो 1 2 है ना, ऐसे जा रहा है, और क्लोरीन फ्लोरीन ऐसे जा रहा है, तो एक हमारे पास आर है और एक हमारे पास एस है, तो 2 नंबर पे आर है और 3 नंबर पे एस है। और यहाँ पे देखें तो 2 नंबर पे एस है, 3 नंबर पे उल्टा ले, अच्छा एस, एक सेकंड देख लेते हैं। इसका मिरर इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे भी ऐसे ही जा रहा है। एक सेकंड देना गाइस, यहाँ पे 2s, अच्छा उल्टा हो गया क्या, आर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे तो 2s, तो दे आर द डाइस्ट्रियोमर्स ऑफ ईच अदर, है ना, डाइस्ट्रियोमर्स ऑफ ईच अदर। इजी गाइस, है ना। सो ये तो हम लोगों ने इनएंसियोमर्स देख लिया, डायस्ट्रियोमर्स देख लिया। अब आते हैं मीजो कंपाउंड। अब मीजो कंपाउंड क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। दे हैव काइरल सी, स्टिल दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। काइरल सेंटर होते हैं फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू द इंटरनल। अब देखो ना क्या होता है, अब देखो यहाँ पे देखो, ये काइरल सेंटर है, काइरल सेंटर है, बट मीजो टार्टोरिक एसिड है, मीजो टार्टोरिक एसिड, है ना। ओके ओके ओके, दे हैव काइरल कंपाउंड बट दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द इंटरनल कॉम्पेंसेशन, इंटरनल कॉम्पेंसेशन के कारण। और इसका एग्जांपल है कि ये, तो ये याद रख सकते हैं, है ना। अब आते हैं रेसमिक मिक्सचर के ऊपर। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ इनेंसियोमर। रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव ग्रुप्स होते हैं, है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव ग्रुप होते हैं, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ इनेंसियोमर, ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ इनेंसियोमर, एंड resolution separation of racemic mixture into the enantiomer। तो रेसिमिक मिक्सर क्या हो गया कि इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ एनेंसियोमर, और इसका रेजोल्यूशन क्या होगा कि सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सर इनटू द एनेंसियोमर्स, है ना, सेपरेट कर। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकली आइसोमर्स हम लोग कैसे चेक करते हैं, देखो इफ मॉलिक्यूल हैज डिसिमिलर एंड, नंबर ऑफ कायरल सेंटर जो होगा वो 2 की पावर n होगा। अगर नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड होगा वो 0 होगा। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली आइसोमर क्या हो गया, 2 की पावर n प्लस 0 इक्वल्स टू 2 की पावर n। एंड या इफ कंपाउंड हैज सिमिलर एंड, यहाँ पे क्या था, डिसिमिलर एंड था, यहाँ पे क्या सिमिलर एंड है और एन इवन है, तो ये चीज़ें याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड ये चीज़ें अगर ऑड हो गया तो ये हो गया, है ना। और टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली आइसोमर टू गिवर n-1, और क्या, दैट्स इट, दैट्स इट गाइस, वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई थिंक, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड एज वेल। 3 पार्ट बने इस वीडियो के, एंड आई सजेस्ट यू टू रिपीट दिस वीडियो, है ना। एक बार और देख लोगे कोई दिक प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, ये चैप्टर ऐसे ही टन 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 खत्म हो गया। सो या, टेक केयर, और कमेंट में कर देना यार अगर वीडियो अच्छा लगा, और चैप्टर बताना नेक्स्ट कौन सा। टेक केयर, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।